So hello guys and welcome back to the first episode of a very new and very exciting show लॉलतन, जहाँ पे हम लोग देश की सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे बट एंटरटेनमेंट के ट्विस्ट के साथ। तो मूविंग ऑन, इस वीक की जो सबसे बड़ी हेडलाइन रही वो थी अनुराग ठाकुर जी का एक स्टेटमेंट। जी हाँ, अनुराग ठाकुर जी का स्टेटमेंट। उनके लिए जाति काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, इससे बार बार जाति बतानी पड़ रही है। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। और ये तब हुई थी जब वो एक स्कूल में बच्चों को लेक्चर देने गए थे वोट चोरी के ऊपर। जी हाँ, वो बच्चों को बता रहे थे किस तरीके से कांग्रेस ने वोट चोरी करी है और उसकी वजह से उनका 400 पार नहीं हो पाया। और उन्होंने ये चीज़ इससे की क्योंकि उनको लगा कि जितने व्यूज़ उनके उस लाइव स्ट्रीम पे आए थे उससे ज़्यादा लोगों को तो वो पर्सनली ज़्यादा के बता सकते हैं। खैर, जोक्स असाइड, और उन्होंने बाहर जाके कुछ ये बोला, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कौन था? मुझे तो लगता है हनुमान जी थे। और इस वीडियो क्लिप से ये चीज़ तो साफ जाहिर हो जाती है, देश की गवर्नमेंट और गवर्नमेंट स्कूल दोनों की हालत कुछ खास अच्छी है नहीं, क्योंकि बच्चों का भी जवाब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ही था, अमेरिका का दलाल। और मुझे लगता है कि अनुराग ठाकुर ने कोई इतनी भी गलत बात बोली नहीं है जितना उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि ये सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल और पढ़े लिखे लोग क्या बता रहे हैं, इस पेपर पे जाने वाला पहला बंदा यूरी गैगरिन था, राइट? तो वो उन्हें पता है यूरी गैगरिन था। अब देखो आप, यूरी का मतलब क्या है? यूरी मतलब दूरी, कि भारत से दूरी पे वो पैदा हुए, और गैगरिन मतलब गंगा के किनारे जो देवता लोग रहते थे उनको गैंग्रीन कहते थे, गंगरिन। तो गंगरिन बोल नहीं पाते थे, रशिया के लोग गंगरिन नहीं बोल पाते तो वो गैगरिन बोलने लगे। तो वो यूरी गैगरिन एक देवता ही थे इंडिया के, पर वो दूसरी जगह पैदा हुए थे। तो फिर लगा कि अनुराग जी बात सही बोल रहे थे, पर ये इंटेलेक्चुअल लोगों को समझ में नहीं आई। और क्या इन लोगों से क्या ही उम्मीद करना, ये लोग तो ओम इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर को भी गलत मानते हैं, तो इन लोगों से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर आप ये सोचो कि अनुराग ठाकुर जी कितने विजनरी आदमी है, कितने विजनरी लीडर है, क्योंकि आज वो बच्चों को इस तरीके से ट्रेन कर रहे हैं जैसे आगे चल के वो बीजेपी को वोट दे पाए। अभी साइंस में थोड़ी सी मिथोलॉजी उतरी, हिस्ट्री मिला दी, उसके बाद एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत चेंजेस कर दिए, तरीके से प्रिपेयर हो रहा है वोट टाइम, टेंशन की बात थोड़ी। और अब देश की हालत सोचो क्या है। मुझे ये चीज़ बोलनी पड़ रही है कि जब तक आप ये चीज़ें पार्लियामेंट में कर रहे थे तब तक ठीक था, और जब आप ये चीज़ें बच्चों को प्रोपोगेट करने लग जाते हो या बच्चों को ऐसी चीज़ें सिखाने लग जाते हो तो आप एक एक्चुअल प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। वरना हमारे पास दुनिया की सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन तो है, बट अगर हम लोग इसी तरीके से हरकतें करते रहे तो वो दुनिया की सबसे बेवकूफ़ पॉपुलेशन भी हो सकती है। तो खैर, अब अखिलेश यादव के एवरेज पार्लियामेंट टाइम से ज़्यादा तो हम लोगों ने अनुराग ठाकुर के बारे में बात कर ली है, तो आगे बढ़ते हैं और दूसरा टॉपिक की बात करते हैं। हालांकि इस खतरनाक वायरस की शुरुआत अनुराग ठाकुर से नहीं हुई थी बल्कि कैलाश खेर से हुई थी, जो कि रिसेंटली कुछ इंटरव्यू और पॉडकास्ट में बहुत अजीब और वियर्ड सी बातें करने लग गए, जब कि रैम को राम बोल देना, डेटा को डाटा बोल देना। मैंने ये गूगल हेडक्वार्टर में एक विचार बताया था, दुनिया को कंप्यूटर चला रहा, और कंप्यूटर को कौन चला रहा है? उनका मेरे राम चला रहे हैं। आप किसी भी अंग्रेज से राम बुलवाओ, रैम बोलेगा। कंप्यूटर में क्या लगता है? रैम लगता है। आज पूरी दुनिया कहाँ से चल रही? इनका दाता चला रहे हैं पूरी धरती को, तो तुम इनका दाता लिखो, DATA। अब इनसे अंग्रेजों से बुलवाओ, डेटा। और ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे कैलाश खेर जी से बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। मुझे लगता था बॉलीवुड में वो तो गांजा नहीं करते होंगे। और कैलाश जी, मैं बता रहा हूँ, हम लोग बस तेरी दीवानी की वजह से चुप हैं, और अगर यही सेम हरकत कंगना रनौत ने दी होती तो बाय गॉड उसको अभी तक कॉमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़ जाता। तो खैर, अब आगे बढ़ते हैं और इंडियन मीडिया की तरह हरकतें ना करते हुए कुछ एक्चुअल इंपॉर्टेंट मुद्दों पे भी बात कर लेते हैं। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। अब एक बहुत बुरा क्रिमिनल केस हुआ है डाबरी मर्डर को लेके। यहाँ ये काफ़ी सैड और शॉकिंग न्यूज़ थी। सैड इसलिए काफ़ी ब्रूटल तरीके से एक औरत को मार दिया गया था डाबरी के चक्कर में, और शॉकिंग इसलिए कि इंडियन मीडिया औरतों के ऊपर हुए क्राइम को हाईलाइट कर रहा था, और जिससे ये हालत अभी देश में चल रही है। लग रहा है कि हर एपिसोड में एक नई क्राइम या मर्डर से रिलेटेड तो स्टोरी रहेगी। और अगर बात करनी पड़े औरतों के होने वाले क्राइम्स को लेके तो मुझे लगता है मुझे हर घंटे एक एपिसोड बनाना पड़ जाएगा। तो दरअसल नोएडा की एक शादीशुदा महिला, निक्की इसका नाम था, उसको बहुत ही ब्रूटल तरीके से जिंदा जला दिया गया था बिकॉज ऑफ डावरी डिमांड्स। एक्चुअली में उनकी शादी विपिन नाम के एक लड़के से हुई थी 2016 में, और उस टाइम पर उनको स्कॉर्पियो और काफ़ी सारा कैश दिया गया था। बट उसके बावजूद भी विपिन की डिमांड्स कम नहीं हो रही थी, उनकी डिमांड बढ़ती ही जा रही थी। उनको अभी एक मर्सिडीज़ चाहिए थी, तो इस तरीके से वो डिमांड बढ़ाते जा रहे थे, और डिमांड ना पूरी होने पे
अपनी वाइफ को मारते थे, पीटते थे। बट हद तब पार हो गई जब 21 अगस्त को उन्होंने अपनी वाइफ को जिंदा जला दिया। अब ये चीज़ स्कैरी और टेरिफाइंग तो है ही है, बट मुझे जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा वियर्ड या बहुत ही ज़्यादा एब्सर्ड लगी वो थी उस बंदे का एक स्टेटमेंट। जब पुलिस कस्टडी से वो भागने की कोशिश कर रहा था, उसके बाद पुलिस ने उसका एक स्टेटमेंट दिया। भैया वो स्टेटमेंट सुनो। कुछ कहना चाहते हो आप? गलती पछतावा है? गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं है, नहीं मैंने मारी है, हाँ ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा, मतलब बंदे को तेरा सा भी रिग्रेट गिल्ट कुछ भी नहीं है। मतलब ही इज़ लाइक ही डोंट इवन केयर। तो इस तरीके के लोग हैं और इस तरीके के क्राइम्स को भी मे बी जस्टिफाई कर दिया जाएगा। खैर हम लोग उम्मीद करते हैं कि उसको जस्टिस मिले और स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट जजमेंट दिया जाए इस केस को और इसके जैसे और भी रिलेटेड केसेस को। और बात कर लेते हैं कंट्रोवर्सी के बारे में। तो इस पर भी कंट्रोवर्सी दो स्पिरिचुअल लीडर्स के बीच में हुई है। नहीं, हर बार जाकिर नाइक और सदगुरु के बीच में नहीं होती। इनफैक्ट इस बार उसमें कोई मौलाना इन्वॉल्व ही नहीं है। इस बार की लड़ाई एक ही रिलीजन के दो स्पिरिचुअल या रिलीजियस लीडर्स के बीच में हुई है, जो कि हैं प्रेमानंद जी महाराज और स्वामी रामभद्राचार्य जी। तो देखो, मौलवी की चुगली वाली आंटी के बारे में तुम्हें इस कंट्रोवर्सी की पूरी बैक स्टोरी बताता हूँ, ठीक है। लेट मी स्पिल द टी फॉर यू गाइस। तो जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि प्रेमानंद महाराज जी की बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। काफ़ी सारे लोग उन्हें सुनते हैं, मानते, बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं। आप में से भी काफ़ी सारे लोग उनको सुनते होंगे, उनको रिस्पेक्ट करते होंगे, उनको आइडियलाइज करते होंगे। इनफैक्ट मैं भी उनके काफ़ी सारे प्रवचन सुनता हूँ, बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ और मुझे उनमें से काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी भी लगती हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि वो विष्णु जी के नवे अवतार हैं, कि कल के अवतार वही हैं। तो इस चीज़ को लेके बहुत सारी थ्योरीज बनने लग गई और बहुत सारी बातें होने लग गई कि उनके अंदर मिस्टिकल पावर्स हैं और वो उन्हें छुपा रहे हैं लोगों की नज़रों से। तो इस तरीके की बातें काफ़ी सारी उनके अराउंड चलने लग गई, स्पेशली आफ्टर दिस क्लिप। इसके बाद शुभांकर मिश्रा का एक पॉडकास्ट आता है स्वामी रामभद्राचार्य जी के साथ, जहाँ पे शुभांकर मिश्रा उनसे पूछते हैं कि क्या प्रेमानंद जी महाराज के पास सच्ची में कुछ मिस्टिकल पावर्स हैं या कुछ। इसके जवाब में स्वामी जी बोलते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है उनके पास और वो बहुत ही नॉर्मल पर्सन है। इनफैक्ट वो उनको चैलेंज कर देते हैं कि वो एक भी संस्कृत का श्लोक उन्हें बता दे या फिर वो प्रेमानंद जी महाराज को एक श्लोक देंगे और उसका सही ट्रांसलेशन करके बता दें प्रेमानंद जी महाराज। तो इसके बाद प्रेमानंद जी महाराज के जो फैंस थे वो काफ़ी बुरा मान जाते हैं और वो कमेंट करने लग जाते हैं कि ये बहुत ही गलत बात बोली स्वामी जी ने, उनको प्रेमानंद जी महाराज के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। सो बट अभी भी इन दिस पॉइंट स्वामी जी अभी भी अपने स्टैंड पे क्लियर हैं। उनको अभी भी लगता है कि प्रेमानंद जी महाराज के पास कोई भी मिस्टिकल पावर नहीं है, इज़ अ वेरी नॉर्मल पर्सन। तो दैट वाज द कंट्रोवर्सी बिटवीन दीज टू रिलीजियस फिगर्स। हालांकि अभी तक प्रेमानंद जी महाराज का कोई डायरेक्ट जवाब नहीं आया इसको लेके, बट अगर आता है तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। ये वीडियो में बहुत सारी गलतियाँ हो सकती हैं, लोग बताना कमेंट में कि मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने पूरी कोशिश करी है वीडियो जितना अच्छा हो सके, जितना रॉ हो सके उतना रखने की, बट स्टिल तुम लोग अपने फीडबैक उन्होंने बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।